ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दे रहा था। भारत कौन से हथियारों, लड़ाकू जहाज़ों और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा था, ये सब कहाँ तैनात हैं, इस सब की जानकारी पाकिस्तान के पास थी। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दिए बल्कि अपने हथियारों को भी टेस्ट करवा लिया। ये कुछ बड़े खुलासे हैं जो भारतीय सेना ने किए हैं। आज के शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कैसे चीन ने पाकिस्तान को मदद पहुंचाई, कैसे चीन खुद सामने ना आकर पाकिस्तान को यूज़ करता है, भारत ने कैसे दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत को एक लंबी लड़ाई के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। शो में ब्रिटिश रॉयल नेवी के हाईटेक फाइटर जेट F-35 की बात भी करेंगे। 20 दिन से ये केरल में पड़ा है, अब खबर आई है कि उड़कर नहीं टूटकर ही लौट पाएगा। पड़े हुए जेट से कुछ राज भी खुल सकते हैं। बात दिल्ली और पुणे को दहलाने वाले अपराधों की भी करेंगे। क्या 40,000 के लिए 2 मर्डर हो गए और क्या पुणे रेप केस का आरोपी पीड़िता को पहले से जानता था? नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले की बात है। भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। उनके चीफ एडवाइजर थे विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य और कौटिल्य के नामों से जाना गया। चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र, और इसमें लिखी एक बेहद ज़रूरी बात, जिसने तैयारी कर रखी है वो अपनी नियति खुद तय करेगा। ये सब हमने इसलिए बताया क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ, खुलासा जिसके बारे में पहले से ही बातें हो रही थीं, बस आधिकारिक मोहर लगनी बाकी थी। इसी क्रम में डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह 4 जुलाई को दिल्ली में फिक्की के प्रोग्राम में पहुंचे। लेफ्टिनेंट जनरल ने यहां बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दे रहा था। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. उन्होंने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO लेवल पर बात हो रही थी तो पाकिस्तान को पता था कि भारत ने कौन से असेट कहां पर तैनात किए हैं। इन्हें देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि इन तैनातियों को हटा लिया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल ये भी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत 3 दुश्मनों से लड़ रहा था। पाकिस्तान सामने था, चीन उसको हर तरह का सपोर्ट दे रहा था और तुर्की से मिल रहे थे ड्रोन्स। लेफ्टिनेंट जनरल ने चीन के खतरे को हाईलाइट किया और कहा कि हमें तैयार रहने की जरूरत है। We need to be at it. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that, and for that, more and more air defense, more and more counter rocket artillery drone sort of a system has to be prepared, for which we have to move very, very fast. दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये एकदम साफ हो चुका है कि भारत के सामने 2 फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है। चीन भले ही सामने से युद्ध ना लड़े, लेकिन वो अपने प्रॉक्सी पाकिस्तान के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। 1972 में जब शिमला समझौता हुआ, तब से ही पाकिस्तान चीन की खुशामद करने में लगा है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि ये समंदर से भी गहरी है और ये दिखती भी है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बल्तिस्तान से होकर जाता है। मतलब चीन के मंसूबे बहुत पहले से साफ हैं। भारत की सॉवरेनिटी में दखल देना, पाकिस्तान के साथ हो रही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, हथियारों की बिक्री, इंटेलिजेंस शेयरिंग और संभावित परमाणु सहयोग भी इसमें जोड़ लीजिए। भारत के खिलाफ रणनीतिक और सैन्य कदमों का एक पूरा पैकेज है। कहने वाले लोग कहते हैं कि मौजूदा समय में युद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अब परमाणु हथियार आ गए हैं। डर बना रहता है, लेकिन कारगिल, गलवान और ऑपरेशन सिंदूर कुछ और कहते हैं। यही कि एटमी पावर रखने वाले देश भी एक दूसरे के खिलाफ सीमित लड़ाई तो लड़ ही सकते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि शी जिनपिंग के नेतृत्व वाला चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है। बात चाहे दक्षिण चीन सागर की हो या ताइवान की या फिर LAC की, चीन का लालच बजबजाता हुआ दिखता है।
अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून चीन के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो चीन को सिर्फ अपना रणनीतिक साझेदार नहीं मानता। दोनों की बुद्धि भी एक जैसी चलती है, माने गलत राह पर। भारत में सालों से बरकरार अनेकता में एकता और भारत के ग्लोबल राइज को ये दोनों तिरस्कार के भाव से देखते हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि भारत लंबी तैयारी करे, और ये तैयारियां क्या हो सकती हैं, इसके लिए हम गए एक्सपर्ट्स के पास। हमारी नज़र पड़ी अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में 3 जुलाई को छपे एक आर्टिकल पर। इसे लिखा है भारत के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अरुण प्रकाश ने। वो लिखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव आतंकी हमले के खिलाफ एक कड़ी प्रतिक्रिया थी, लेकिन इसने भारतीय वायुसेना की कुछ सीमाओं को सामने ला दिया। ये पता चला कि भारत फुल स्केल वॉर में नहीं पड़ना चाहता और इस बात का फायदा चीन पाकिस्तान उठा सकते हैं। भारत के लिए जरूरी है कि वो समस्या की जड़ को उखाड़ फेंकने की तैयारी करे। भारत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना होगा। इसके 2 फायदे होंगे, पाकिस्तान के सीधे हमलों का जवाब और उसे मिल रहे चाइनीज टेक्निकल सपोर्ट का काउंटर। कुछ सुझाव डिफेंस एनालिस्ट यूसुफ उंझावाला ने भी दिए। 22 मई को इंडियन एक्सप्रेस में छपे उनके लेख के मुताबिक एक तरफ बिना परमाणु युद्ध का खतरा भड़काए पाकिस्तान को जवाब देना है, और दूसरी तरफ चीन की छुपी हुई दखलंदाजी के खिलाफ भी तैयारी करनी है। भारत को देश में विकसित किए गए हथियारों और तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा और इन्हीं के ज़रिए चीन को जवाब देना होगा। भारत को अमेरिका के साथ अपना कम्युनिकेशन चैनल बेहतर करना होगा और पाकिस्तान पर दबाव बनाना होगा। चीन के मामले में भी अमेरिका मदद कर सकता है। यूएस आर्मी वेटरन और वॉरफेयर रिसर्चर जॉन स्पेंसर भी कुछ सुझाव देते हैं। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने चीन की तकनीक और उसकी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन चीन के खतरे से निपटने के लिए और भी बहुत कुछ करना है। भारत को अपने देसी डिफेंस इक्विपमेंट्स पर निवेश जारी रखना होगा। इन्हीं इक्विपमेंट्स के जरिए चीन पर बढ़त हासिल की जा सकती है। इंटेलिजेंस और साइबर क्षमताओं को बेहतर करना होगा ताकि पाकिस्तान को दिए जा रहे चीन के रियल टाइम सपोर्ट का तोड़ निकाला जा सके। इन दलीलों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये जो है, इसके अलावा ये आपने पाकिस्तान और चाइना की बात तो कर ली है, लेकिन अभी कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट्स काम कर रहे हैं, जो भारत के डिफेंस प्लानिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी मद्देनजर रखना होगा, ताकि ये 2 फ्रंट वॉर जो है ये ज्यादा जो है बढ़ चुका है आगे, और अभी 2.5 फ्रंट वॉर बन चुका है, जिसमें चीन, पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट्स आतंकवादी वगैरह हैं, वो सब कैलकुलेशंस के अंदर आ जाते हैं। रियलिटी जो है, जो भारत के इंडिजिनस हथियार और इंडिजिनस इक्विपमेंट नहीं आ रहा है काफ़ी रफ्तार से, ये इसके ऊपर जोर देना बहुत ज़रूरी होगा। अभी जो है पिछले 10-15 सालों के अंदर ये अभी इस बात में कुछ तब्दीली आई है, कुछ जोर आया है कि ये जो जो जितने भी जो है तैयारियां हैं, ये इनको जैसे बोलते हैं इंडिजिनाइजेशन का छापा डालना होगा, और जब तक ये ना हो तब तक हम औरों के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे, कभी कभी अमेरिका के ऊपर, कभी रशिया के ऊपर, और ये जो है ये तरीका नहीं है लड़ाई की तैयारी करने का। अमेरिका जो है ऐसी बात नहीं कभी होगी कि अमेरिका जो है आके आपके आपके साइड से लड़ाई करे, या अपने जो है तैयारियां जो है ऐसे इस तरीके से करे कि वो जो है हमारे पक्ष में जो है लड़ाई में शामिल होंगे या दाखिल होंगे। ऐसा नहीं होता है। जो होता है वो ये है, जो हमारे भारत में महसूस अभी हो रहा है कि जो अलायंसेस हैं, जो अलायंसेस बनाए गए हैं, पाकिस्तान जैसे देशों के अलायंसेस, चाइना जैसे देशों के अलायंसेस, नॉर्थ कोरिया, ईरान,
ये सब जो है ये इनके बारे में सोचना, गहराई से सोचना बहुत ज़रूरी होगा। नहीं तो हम लोग जो है फॉल शॉर्ट करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी मैदान जंग में जिसकी हमने तैयारियां ना की हो। तो ये थी पूरी बात। चीन और पाकिस्तान का साझा खतरा एक फैक्ट है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जाहिर है ये बात हमारे नीति निर्माताओं को भी पता है, तैयारियां भी हो रही हैं और ये सही दिशा में तेजी से हों, यही उम्मीद है। इस बड़ी खबर को विराम देते हैं, अब दूसरी बड़ी खबर की बारी। बड़ी खबर में अब बात F-35 फाइटर जेट की, जिसका हाल देख मुंह से निकलता है क्या फाइटर बनेगा रे तू। ब्रिटिश रॉयल नेवी का यह जहाज करीब 20 दिनों से केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसा है। हिस्ट्री में यह पहली बार नहीं हुआ है कि ब्रिटेन की कोई चीज बहुत लंबे समय तक भारत में रह गई हो। खबरें आई कि विमान को बनाने वाले उसे वापस ले जाने की तैयारियों में लगे हैं। इस बीच मीमर्स ने मीम्स बनाकर जेट की मीमांसा कर दी। आलम यह है कि लोगों ने फाइटर जेट का आधार कार्ड तक बना डाला। लेकिन हंसी मजाक से इतर फाइटर जेट से जुड़ी कुछ सीरियस बातें कर लेते हैं। ब्रिटिश F-35B की गिनती दुनिया के सबसे महंगे और एडवांस्ड फाइटर जेट्स में होती है। एक जेट की कीमत $110 मिलियन यानी लगभग 950 करोड़ रुपए है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। ये फाइटर जेट अपने हाईटेक स्टेल्थ डिजाइन, रडार और डेटा फ्यूजन सिस्टम के लिए जाना जाता है। प्लेन जमीन पर कब और कैसे आया? 14 जून को सुबह करीब 9:30 पर बताया गया कि फ्यूल की कमी और मौसम में खराबी के कारण इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जब जेट रूटीन एक्सरसाइज कर रहा था, भारतीय वायुसेना ने इसकी सुरक्षित लैंडिंग करवाई और फ्यूल भरने से लेकर रसद पहुंचाने तक सहायता की। लेकिन बात केवल फ्यूल की कमी नहीं थी। इंडिया टुडे की शिवानी शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक जब फाइटर जेट अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर लौटने की तैयारी कर रहा था तो टेक ऑफ से पहले की जांच के दौरान हाइड्रोलिक फेलियर का पता चला। इस समस्या को गंभीर माना जाता है क्योंकि ये जेट की उड़ान भरने और लैंडिंग कैपेसिटी पर असर डालती है। 3 टेक्नीशियंस वाली एक छोटी रॉयल नेवी टीम ने खराबी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद फाइटर जेट को CISF की कड़ी सुरक्षा में एयरपोर्ट के बे 4 में पार्क कर दिया गया। तब से इसे वापस ले जाने की कोशिशें चल रही हैं। इसके पार्ट्स को अब डिसमेंटल करके C-17 ग्लोब मास्टर जैसे स्पेशल ट्रांसपोर्ट विमान से ब्रिटेन ले जाया जाएगा। तो फिर परेशानी क्या आ रही है? 2 बातें। पहली, C-17 एक बड़ा सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान है। ये सैनिकों और बड़े हथियारों जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर को ले जा सकता है, लेकिन F-35B को ले जाना आसान नहीं है। इस जेट के पंख हटाने पड़ेंगे क्योंकि C-17 का कार्गो बे 26 मीटर लंबा है लेकिन सिर्फ 4 मीटर चौड़ा है, जिसमें पूरा जेट फिट नहीं हो सकता। हालांकि इससे पहले साल 2019 में अमेरिका में एक F-35 को C-17 से ले जाया गया था। तो ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। दूसरी बात, F-35B में अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक लगी है, इसलिए इसे तोड़ने में सावधानी बरतनी होगी। हर स्क्रू को खास कोड के साथ सुरक्षित करना होगा ताकि डेटा की चोरी ना हो। इसे केवल लॉकहीड मार्टिन के सर्टिफाइड इंजीनियर ही तोड़ सकते हैं। ब्रिटिश सेना इस प्रोसेस पर कड़ी नज़र रखेगी ताकि जेट की गोपनीय सैन्य जानकारी सुरक्षित रहे। कुल मिलाकर इसे ले जाने से पहले कुछ रिपेयरिंग की जरूरत है। न्यूज एजेंसी PTI ने लिखा कि इसके लिए 5 जुलाई को एविएशन से जुड़े 40 इंजीनियर्स की एक टीम ब्रिटेन से केरल आएगी। मतलब प्लेन को ले जाना ब्रिटेन की मजबूरी है। भारत इसे रख नहीं सकता क्योंकि दूसरे देशों की चीज़ें म्यूजियम में रखने की ना ही हमारी आदत है और ना ही ज़रूरत। बड़ी खबरें यहीं तक, अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। कल बात की थी देश के 2 पॉश इलाकों की, वहां हुए अपराधों की। एक था दिल्ली का लाजपत नगर और दूसरा पुणे का कोंडवा। आज इन दोनों केस से जुड़े अपडेट्स आए हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में 2 जुलाई को डबल मर्डर हुआ। रुचिका सेवानी और उनके बेटे कृष का। आरोप रुचिका के घर काम करने वाले 24 साल के मुकेश पासवान पर लगा। मुकेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल हत्या की वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक रुचिका ने मुकेश को काम में लापरवाही और बार बार छुट्टी लेने के लिए डांटा था। इसके अलावा रुचिका ने मुकेश को 40,000 रुपए उधार दिए थे। इसे वापस मांगे जाने पर मुकेश काफ़ी गुस्से में था और उसने बदला लेने के लिए रुचिका की हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि मुकेश शाम 7:30 पर घर में घुसा और 17 मिनट बाद
मेन गेट से बाहर निकल गया। मर्डर के पहले उसने बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे के तार भी काट दिए थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश को घर की पूरी जानकारी थी, क्योंकि वो दुकान के अन्य कर्मचारियों की तरह अक्सर वहां आता जाता था। पुलिस ने बताया कि रुचिका की हत्या के बाद उसने कृष को मारा। कृष ने उसे मां की हत्या करते हुए देख लिया था। डरकर वो बाथरूम में भी छुप गया था, लेकिन मुकेश ने उसे वहां घुसकर मार दिया। उसका फोन भी ले गया, जिसे बाद में पुलिस ने उसके कमरे से बरामद किया। मुकेश लाजपत नगर से सटी अमर कॉलोनी में रहता था, अपने पिता और 2 बड़े भाइयों के साथ। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। शक था कि मुकेश अपने गांव हाजीपुर, जो बिहार में पड़ता है, वहां भाग सकता है। इसलिए गुरुवार भोर में 3 बजे दिल्ली के सभी बड़े रेलवे स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया था। सुबह 7 बजे पता चला कि वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मगध एक्सप्रेस में सवार हुआ है। पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पकड़ लिया गया। मुकेश को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ये भी जांच रही है कि मुकेश की नौकरी के समय उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं। अब बात पुणे केस की। पुणे के कोंडवा इलाके में खुद को डिलीवरी एजेंट बताने वाले एक शख्स ने एक महिला के साथ कथित तौर पर रेप किया। पुलिस ने इस मामले में इस संदिग्ध को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ हो रही है। पुलिस ये भी जांच रही है कि क्या आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को पहले से जानते थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। इस मामले पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी पत्रकार। पुलिस ने 2 चीज़ों पर ध्यान दिया। सबसे पहला, जब ये फोटो निकला वो टाइम निकाला गया। दूसरा, जब वो फोटो को एडिट करके उसी पे ये टेक्स्ट लिखा था "I'll come again", उसका वक्त निकाला गया। और तीसरी अहमपूर्ण बात थी, पुलिस ने बिल्डिंग के सीसीटीवीज निकाले। तब पता चला कि लड़का तो घर से सबसे पहले जा चुका था, तो अगर यहाँ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होगा तो फिर इस सेल्फी जो लिया है वो सेल्फी और उसके एडिटिंग टाइम, इसमें 2.5 घंटे का डिफरेंस कैसे है। और उसके बाद पुलिस को पता चला कि सेल्फी एक दूसरे के कंसेंट से लिया गया था। सबसे अहमपूर्ण बात यह है कि फोटो उस खुद लड़की ने एडिट करके वहाँ लिखा था और इस तरह की एक थ्योरी को क्रिएट किया और पुलिस को बताया कि उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती चली गई, पुलिस को जो संशयित आरोपी था वो भी मिल गया। उससे तहकीकात होने के बाद ये भी पता चल गया कि वो एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे को पहचानते हैं और अक्सर एक दूसरे को मिलते रहते हैं। लेकिन उस दिन लड़की को गुस्सा आया था। लेकिन अभी जब लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, जिसे जो पीड़िता है उसने कहा है कि उसकी मेंटल जो उसकी स्थिति थी वो कुछ ठीक नहीं थी और इसी के कारण अपने ही दोस्त के खिलाफ उसने ये कंप्लेंट रजिस्टर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई के बीच 5 देशों के दौरे पर हैं। इसके दूसरे चरण में वो कैरिबियन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। साथ ही वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी कहा। उन्हें राम मंदिर का मॉडल और महाकुंभ का पानी भेंट किया। इससे पहले 4 जुलाई को तड़के प्रधानमंत्री त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय मूल के कलाकारों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक नृत्य किया। प्रधानमंत्री बोले कि वो यहाँ 25 साल पहले आए थे। वाराणसी, पटना, कोलकाता और दिल्ली भारत के शहर हैं, लेकिन यहाँ भी इनके नाम की सड़कें हैं। बोले कि यहाँ की रामलीला अनोखी है। आपको बता दें कि 25 साल पहले अगस्त 2000 में बीजेपी महासचिव के तौर पर नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे थे। तब उन्होंने विश्व हिंदू सम्मेलन नाम के कार्यक्रम को संबोधित किया था। एक और बात बताते हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो को 1962 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। भारत ने सबसे पहले इस देश के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए थे। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की 40% आबादी भारतीय मूल की है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।